दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लाइफ टाइम स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिनको कि पोर्टफोलियो में 1-2 साल के लिए नहीं 5-10-15-20 साल के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि क्या कोई स्टॉक ऐसा भी होता है जिसको कि लाइफ टाइम स्टॉक्स के नज़रिए से देख सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा मिसकॉन्सेप्शन यहां पे क्लियर कर देता हूं कि लाइफ टाइम स्टॉक का मतलब ये नहीं होता है कि जब लाइफ खत्म हो जाए तब तक स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में रखे रहना। देखिए, जब हम नहीं रहेंगे तो फिर स्टॉक को लाइफ टाइम के लिए रखने का कोई मतलब नहीं होता है। बिजनेस चेंज हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है एंड स्टॉक के फंडामेंटल्स कई बार चेंज हो सकते हैं। हमने सत्यम के केसेस में देखे हैं, हमने पीसी ज्वेलर्स के केसेस में देखे हैं। तो कई सारे ऐसे केसेस हमारे सामने हैं जहाँ पे येस बैंक का केस आप ले लीजिए, जहाँ पे लोगों को लगता था कि हाँ, कंपनी जो है लाइफ टाइम स्टॉक के तहत आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके चीज़ें बदली तो जो इन्वेस्टर्स नहीं निकल पाए उनको लॉस देखने को मिला। तो एक बेटर मीनिंग लाइफ टाइम स्टॉक का ये हो सकता है कि अगर आप किसी बिजनेस को समझते हैं और देखते हैं कि वो बिजनेस अगले 15, 20, 25 सालों तक टिकेगा, तो आप उसमें लाइफ टाइम के लिए होल्ड करने का कंसीडर कर सकते हैं जब तक उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि जिसमें डिमांड अभी शुरू हुई है और डिमांड जो है ग्रो करती जा रही है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले 15-20% की डिमांड बढ़ चुकी है। इसके साथ ही साथ जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है उस बिजनेस में हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 15, 20, 30 सालों के लिए स्कोप दिख रहा है। अब ऐसे में कंपनी का बैलेंस शीट अगर हेल्दी है, साथ ही साथ मैनेजमेंट हेल्दी डिसीजंस ले रहा है, तो ऐसे बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, तो लाइफ टाइम स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट 7 फैक्टर्स होते हैं जिनको कि मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। नंबर 1, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कंपनी का बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप समझ रहे हैं या नहीं, एंड ये देख रहे हैं कि 15, 20, 25 सालों के लिए वो बिजनेस रहेगा या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया जो कि अगले 2-3 साल बाद ऑब्सलीट हो जाएगा, तो आपके इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम स्टॉक का पोर्टफोलियो का मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जिस बिजनेस में वो इंडस्ट्री है, राइट, अंडरलाइंग इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर बिजनेस की, उस इंडस्ट्री का ग्रोथ स्कोप क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वो इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है या नहीं, एंड डिमांड बढ़ रही है या नहीं। अब इसके बाद आता है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि जिस कंपनी की अब आप एनालिसिस कर रहे हैं उस कंपनी में रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं या नहीं, एंड साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है या नहीं। तो आगे जब हम डिटेल में स्क्रीनर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि स्क्रीनर में कैसे हम क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैलेंस शीट, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट कैसा है, कंपनी का ओवरऑल कैश फ्लो कैसा है, कंपनी अपने डेट को रीपे कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इन्फोसिस का, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा और समझ में आएंगी चीजें। इन्फोसिस किस बिजनेस से बिलोंग करती है, आई होप अब बताने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस में टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें देखने को मिल रहा है इन्फोसिस जैसी इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री अगले 15, 20 सालों, 25 सालों के लिए टिकेगी या नहीं, ये भी बताने की अब जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम रीसेंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ मात्र 1% का है एंड ईयर ऑन ईयर मात्र 2.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इसका जो बिजनेस सेगमेंट है, राइट, अभी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और किस सेक्टर के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी यूटिलिटी, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, रिटेल, कम्युनिकेशन, लाइफ साइंसेस, इन सब के लिए जो कंपनियां हैं उनके लिए एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे ऐसे में देखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है एआई के लिए क्या कर रही है। तो यहाँ पे इन्फोसिस करंटली इज प्रोवाइडिंग एआई सर्विसेज टू 90% ऑफ द लार्ज 200 क्लाइंट। तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से एडॉप्शन कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो हमेशा फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दो बातें होती है, राइट, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। मैं हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ कि टेक्निकल्स हो या फंडामेंटल्स हो, इसके बारे में चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो जस्ट इन केस S4R पर अगर अभी तक नहीं है आप, तो जरूर से जरूर आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी है, या
ट्रेडिंग अप्रोचेस कैसी होती है, लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक्स कौन से होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें एज अ रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर हम इन्फोसिस का देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% के आसपास है। तो पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इंपॉर्टेंट रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने इक्विटीज पे एंड अपने कैपिटल पे कि कैसे रिटर्न्स जनरेट कर रही है। तो मिनिमम बेयर मिनिमम 15-20% से ज़्यादा हम देखते हैं, खासतौर पे लाइफ टाइम स्टॉक्स की जब बात होती है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी इन्फोसिस 32% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है, डिविडेंड यील्ड 4.22% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड डेट टू इक्विटी मात्र 0.10 के आसपास है। तो डेट को जब हम देखते हैं राइट, तो डेट अगर बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि अगर अगले 5, 10, 15 सालों के लिए हमें होल्ड करना है किसी कंपनी को, तो कंपनी कितनी मेहनत करेगी अपने डेट को ख़त्म करने के लिए। तो डेट टू इक्विटी जनरली 1 से कम होता है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि हाँ भाई कंपनी के पास डेट का फोकस कम रहता है। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 6 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 12% के आसपास रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 12 का है एंड पीजी रेशियो 1.89 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल्स में जनरली रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, कंपनी का डिविडेंड हो गया एंड साथ ही साथ कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशंस हो गई। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस जो है जनरली 14-15 से अगर कम होती तो हम कहते हैं अंडर वैल्यूड है, अगर उसके ऊपर होती है तो हम कहते हैं ओवर वैल्यूड है। अब जनरली ये एकमात्र फैक्टर नहीं होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, बट इसे हम जरूर से जरूर देखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स की बात करें तो 2015 में 53,000 करोड़ का सेल्स था, 2022 में ये 53,000 करोड़ बढ़ के 1,21,000 करोड़ हो गया। यहाँ पे नेट प्रॉफिट करीब 12,000 करोड़ का था, ये बढ़ के यहाँ पे 22,000 करोड़ का हो गया 2022 में। अब 2026 की अगर हम बात करें तो 2022 से 2026 देखिए, 2022 में यहाँ पे 1,21,000 करोड़ का सेल्स था, 2026 में 1,78,000 करोड़ का हो गया, 22,000 करोड़ का यहाँ पे 2022 में ओवरऑल नेट प्रॉफिट था एंड ये बढ़ के यहाँ पे करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। तो सिंपल सी बात है, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये बढ़ते हुए देखने को मिलनी चाहिए, खासतौर पे जब हम लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की बात कर रहे हो या लाइफ टाइम स्टॉक्स की हम बात कर रहे हो। ठीक, इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग 14% के आसपास थी 2023 में, 15% यहाँ पे पब्लिक थे और यहाँ पे करीब करीब 68-69% के आसपास एफआईआईज एंड डीआईएस थे 2023 में। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 13.82% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 15% के आसपास यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 70% के आसपास हमें एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिल रहा है। तो जनरली होता क्या है कि मान लीजिए शेयर प्राइस में गिरावट हो रही है लेकिन एफआईआईज एंड डीआईएस मैदान नहीं छोड़ रहे हैं एंड जो प्रमोटर्स हैं वो भी इंटैक्ट हैं, तो उन्हें कंपनी चलानी है राइट, बिजनेस चलाना है राइट। तो लाइफ टाइम के बारे में समझने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, एफआईआईज एंड डीआईएस क्या कर रहे हैं, इनकी ओवरऑल हैबिट जो है, इनकी ओवरऑल थॉट प्रोसेस जो है वो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा हम एक क्वेरी क्रिएट करेंगे। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन हम इस केस में देख रहे हैं कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो एंड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों का 10% से ज़्यादा हो एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों का 10% से ज़्यादा हो एंड आरओसी यहाँ पे 15% से ज़्यादा हो, आरओई यहाँ पे 15% से ज़्यादा हो, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1 से कम हो, यहाँ पे 0.5 से कम ले लेते हैं एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3 इयर्स का ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे ग्रेटर देन 40 ले लेते हैं एंड प्लेस्ड परसेंटेज जो है लेस देन 5 कर लेते हैं एंड ईपीएस ग्रोथ हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 साल का ग्रेटर देन 8। सो इसको हमने रन किया तो यहाँ पे मात्र 32 कंपनियां निकल के आ रही हैं। अब देखिए किसी तरह का अगेन रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है एंड किसी भी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं डज नॉट मीन कि आप बाई करके फॉरगेट करना चाह रहे हैं। अगर कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद डेट बढ़ रहा है, फंडामेंटल्स डिटोरिएट हो रहे हैं, मैनेजमेंट सीरियस नहीं है गवर्नमेंट्स के बारे में, तो इन्वेस्टर को अपनी जो इन्वेस्टमेंट थेसिस है राइट उसको रिविजिट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है, लाइफ टाइम स्टॉक किसी भी तरह का परमानेंट लेवल नहीं है पोर्टफोलियो के लिए। आज जो बिजनेस स्ट्रांग दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी स्ट्रांग रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन बिजनेस की क्वालिटी, इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन,
इन सब को सिस्टमैटिकली एनालाइज किया जाए तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, लाइफ टाइम के लिए बेटर बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने की प्रोबेबिलिटी जरूर इंप्रूव हो सकती है। आई थिंक यहाँ से अब आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की अनदर वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।